Hello and good morning to everyone. Today we are starting another new chapter, that is natural disaster and disaster management. So as you can see that in this chapter we are going to see and we are going to study several natural disasters and we will learn how we have to manage them. So a similar video of this chapter I have made for class 8 also, you can see that also, पर वो class 8 की जो वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो को भी हम लोग जो है थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगभग जो डिज़ास्टर्स होते हैं उसमें लगभग बातें हर कोई जानता है, कॉमन सेंसिकल बातें ज़्यादा होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, वी शैल लर्न मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं ये। देन वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, ऐसे डिज़ास्टर जो नेचुरल होते हैं, खुद ही होते हैं, उत्पन्न नेचर से, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। देन वी विल से डिज़ास्टर कॉज बाय ह्यूमन फॉली, ऐसे डिज़ास्टर जो ह्यूमंस करते हैं, जैसे कि एटॉम बम फोड़ना, केमिकल प्रिवेंशन, और अभी भी जैसे आया है न्यूक्लियर ये वायरस वॉर, बायोलॉजिकल वॉर जिसको हम बोलते हैं। कॉमन डिज़ास्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि कहीं फायर लग जाना, हवा में एयर में कुछ तकलीफ़ें होना, ठीक है, जिसको हम एयर पॉल्यूशन भी बोलते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, एपिडेमिक्स एंड द लास्ट वी विल सी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दैट हाउ वी हैव टू मैनेज ऑल दीज डिज़ास्टर्स। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि होता क्या है डिज़ास्टर। सो इन द लास्ट सेंचुरी ड्रास्टिक चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर ऑकर्ड इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज फिनोमिनली, एप्रिशिएबल प्रोग्रेस वाज मेड इन द एरियाज ऑफ इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए पिछले कुछ सालों में मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया है वर्ल्ड अब टेक्नोलॉजी के एरिया में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। The man adopted materialistic attitude towards life and exploited the resources very irrationally। इसलिए ह्यूमंस ने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ को अपने अच्छे करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, उनका ज़्यादा यूज़ किया है, ओवर यूसेज किया है रिसोर्सेज का। दिस अफेक्ट बोथ द बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एडवर्सली, जिससे रिसोर्सेज को, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को जो बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट हुआ, रिजल्टिंग इन टू मैनी कैलामिटीज ऑफ विच ऑकर ड्यू टू ह्यूमन फॉली। नाउ अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग ह्यूमन इज डेवलप। तो ये सब जो डिज़ास्टर होते हैं, ज़्यादातर डिज़ास्टर जो ह्यूमन क्रिएटेड भी होने लग गए आजकल, इसीलिए बिकॉज वी ह्यूमंस हैव इररिस्पॉन्सिबली एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज। सो देखिए आगे आपको जो है डिज़ास्टर की एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। डिज़ास्टर इज अ कैलामिटी आइदर नेचुरल और विच ऑकर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, दिस रिजल्ट इन टू लॉस ऑफ लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ मैं अगर ये चीज़, तो डिज़ास्टर का मतलब होता है ऐसा कोई फिनोमेना जो कि नेचुरल ह्यूमन मेड हो सकता है बट जिसमें इंसानों की जान जाए। ओके, ऐसा कुछ फिनोमेना जिससे लोगों की जान जाती है उसको डिज़ास्टर बोलते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे उसके और टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि डिज़ास्टर हैम्पर द नॉर्मल रूटीन ऑफ द वर्ल्ड, और भी डेफिनेशन दी है कि हमारे नॉर्मल रूटीन को चेंज कर देता है। जैसे आज आप मान लीजिए कहीं खेलने जा रहे हैं, कल अर्थक्वेक आ जाएगा तो आप खेलने जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत सारे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय होता है। डिज़ास्टर अफेक्ट द सोसाइटी एडवर्सली, दैट thus it can be said that disaster is a consequence of materialistic economy, increasing population and unnecessary interference in the nature system। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल है। देखिए डिज़ास्टर तो पहले भी होते थे पर इसका जो इम्पैक्ट है वो हम लोगों ने बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया समझाने के लिए आपको मैं एक बात बताता हूँ। मान लीजिए नेपाल है, ओके, नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था, नेपाल बहुत ही पॉपुलस कंट्री है, बहुत पॉपुलेशन हाईफाई है वहाँ की। मान लीजिए जो नेपाल में जब पे अर्थक्वेक आया, नेपाल में वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, ओके, कुछ ही लोग रहते हैं। तो जब अर्थक्वेक आएगा तो कुछ ही लोग मरेंगे या शायद वो कुछ ना भी मरे, पर अब वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, जिससे क्या हुआ, जब अर्थक्वेक आया तो बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई। जितने ज़्यादा लोगों की मौत होती है उतना ही बड़ा हम उस डिज़ास्टर को बोल देते हैं। अब देखिए आए दिन अर्थक्वेक आते रहते हैं, कहाँ पर? हिमालयाज़ में। अब हिमालयाज़ में कोई रहता नहीं है तो अब ये तो नहीं बोलते कि आए दिन हिमालयाज़ में डिज़ास्टर आ रहा है। वाई आर डिज़ास्टर्स अ डेंजर? सिंपल सी बात है, डिज़ास्टर इज अ डेंजर बिकॉज इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए जो है बहुत ही डेंजर पैदा करता है। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, डिजास्टर आर डेथ, इंजरी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, डिफिकल्टी और इन कैरिंग लाइवलीहुड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हर चीज़ को एडवर्स इफेक्ट करता है डिजास्टर, इसीलिए हमारे लिए डेंजर है। इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, the harm and difficulties caused by disaster to life, sources of livelihood and property are much more in comparison to developed countries। तो इंडिया में जहाँ वैसे ही लोगों की इनकम कम है, वहाँ जहाँ वैसे ही गवर्नमेंट के पास कोई दिक्कत चलती है फाइनेंस की या फंड्स की, वहाँ पर डिज़ास्टर आता है तो वहाँ पर ज़रूर है बिल्कुल जो नुकसान है गवर्नमेंट को, वहाँ के लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मेन टाइप ऑफ डिज़ास्टर क्या होते हैं? इन इंडिया वी कम अक्रॉस मैनी कैलामिटीज़ विच आर अ कॉज ऑफ वरी फॉर अस।
दे में भी क्लासीफाइड एज अंडर। तो बहुत सारे कुछ क्लासीफिकेशन किया गया डिजास्टर्स से। जैसे कि कुछ डिजास्टर होते हैं जो एब्रप्टली यानी कि अपने आप कहीं से आ जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, अर्थ इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, फ्लड, टॉर्नेडो, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट। ये ऐसे डिजास्टर्स हैं जो अपने आप आ जाते हैं, बिल्कुल सडनली आ जाते हैं। फिर डिजास्टर कुछ ऐसे होते हैं ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे, कुछ पहले धीरे दिखता है कि आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आते हैं, जैसे कि ड्रॉट, बाढ़ आना, हेल स्टॉर्म, एनवायरनमेंट डिटीरियोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड इनटू डेजर्ट्स। तो ये बिल्कुल एक दिन का काम नहीं होता है, ये कुछ टाइम लगता है इन सबको होने में। जबकि एब्रप्टली वाले जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं, एक दिन में या कुछ घंटों में या कुछ मिनट्स में बहुत कुछ तबाह कर जाते हैं। एपिडेमिक्स का मतलब हुआ महामारी, जैसे कि फूड और वाटर बॉर्न डिसीजेस, इन्फेक्शन फैलना, जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला, वो भी एपिडेमिक है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एक्सीडेंट्स, सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फेलियर, फायर, एक्सप्लोजन, केमिकल लीक एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जो होती है इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट्स होते हैं। कहीं केमिकल लीक हो जाना, कहीं जैसे कि भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, वो एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था। और लास्ट डिजास्टर वॉर वे डिजास्टर है, बिकॉज इसमें भी बहुत लोगों की जान जाती है। स्टार्ट करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स से। सो आवर फर्स्ट नेचुरल डिजास्टर्स इज ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है बाढ़। तो बाढ़ जो है बहुत ज़्यादा एक नेचुरल डिजास्टर इसलिए है क्योंकि बाढ़ से क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। और हमको ये पता है कि लाइफ जीने के लिए, लाइफ में बड़े रहने के लिए वी नीड वाटर टू ड्रिंक। सो जब ये ड्रॉट आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने से क्या होता है, जो आपके यहाँ का पानी होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है, पीने का या जो भी हमारे यूज़ का पानी होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। उस ड्रॉट सूखा हुआ, ड्रॉट मतलब जो आपको पानी की ज़रूरत है, सही बोला मैं पहले, जो पानी की ज़रूरत है हमें पीने के लिए, पानी हमें मिलेगा नहीं, और जो थोड़ा बहुत पानी भी होता है वो ख़राब हो जाता है, ये बात भी सही है। पेनिनल ड्रॉट कंडीशन इज़ वन डिजास्टर विच हैज़ बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न्स फॉर बोथ पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन आवर कंट्री देर आर फ्यू एरियाज विच नेवर फेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट। एनी एरिया विच गेट्स 25% और लेस देन द एवरेज रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रॉट कंडीशन। तो जहाँ पर भी 25% जो एवरेज रेनफॉल होता है उससे 25% जहाँ पे कम रेनफॉल होगी है तो वहाँ पे ड्रॉट होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया की बात करें तो राजस्थान और हमारे एमपी के भी कुछ मुरैना टाइप के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर एवरेज रेनफॉल जो होती है 75 सेंटीमीटर होती है। अगर इससे 25% कम गिरे अगर पानी, यानी 50 सेंटीमीटर जहाँ कम पानी गिरता है वहाँ पर ड्रॉट के जो है आसार बढ़ जाते हैं। ड्रॉट से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ड्रॉट के लिए, तो जैसे कि इग्नोरिंग लैंड मैनेजमेंट, इग्नोरिंग ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, मतलब हमने जो है मान लीजिए पानी जो ग्राउंड वाटर है उसको हमने ओवर यूसेज कर लिया है, उसको हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, ज़्यादा निकाल लिया है ग्राउंड वाटर। या हम लोगों ने जो है जैसे कि मान लीजिए कोई नदी बह रही है, नदी का पानी हमने बहुत यूज़ कर लिया है या गंदा कर दिया है। फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैटल, ड्रास्टिक चेंज इन रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, हमने जो है जैसे भी बात की जा रही है पंजाब की, कि पंजाब में भी जो है वीट और राइस यही उगाया जा रहा है। जब हम एक ही क्रॉप उगाते हैं किसी एक पर्टिकुलर लैंड पे तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो भी ख़राब होती है और हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम होता जाता है। ड्रॉट प्रोन एरियाज़ जो है इंडिया में, जैसे कि हम देख सकते हैं अभी तो राजस्थान है सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर ड्रॉट आते हैं, फिर एक गुजरात, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, ये जो एरियाज़ है ये विटनेस करते हैं ड्रॉट हर कुछ 3 सालों में, यहाँ मतलब कभी कभी आ जाता है, कंडीशन ऐसी हैं यहाँ पर। और फिर कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, सदर्न कर्नाटक एंड विदर्भ जो एरिया है वो थोड़ा सा आपका गुजरात का ही एरिया है। वेयर वंस इन 4 years ड्रॉट ऑकर्स, मतलब जहाँ पे 4 साल में एक बार, यहाँ पे 3 साल में एक बार, यहाँ पे हर 1 या 2 साल में एक बार ड्रॉट आ ही जाता है। ये आप देख सकते हैं मैप, ये वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू। अगर आप मेरे रेनफॉल वाली भी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बात की हुई है कि रेनफॉल जो यहाँ पर क्योंकि ईस्टर्न घाट्स होते हैं वहीं पर ज़्यादा गिरता है पानी, फिर यहाँ से निकल के वो यहाँ इन जो एरिया जहाँ पे आपको ड्रॉट नहीं दिख रहा है, देखिए एमपी का मैंने बात की थी, मुरैना और कुछ एरिया नीचे के होंगे साउथ के, वहाँ पर ड्रॉट आ जाता है। आगे अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट की तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ड्रॉट के। द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट इज फर्स्ट सीन ऑन दी खरीफ क्रॉप, रेन बेस्ड क्रॉप एंड देन इरीगेटेड क्रॉप्स। सबसे पहले जो ड्रॉट का जो मतलब सूखा पड़ने का जो असर पड़ता है वो पड़ता है खरीफ क्रॉप पर, क्योंकि खरीफ क्रॉप जैसे कि राइस हो गया इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो अगर ये पानी नहीं होगा तो ये नहीं उग पाएंगी, सीधी सी बात है। अनलाइक अदर नेचुरल डिजास्टर नो हार्म इज कॉज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन ड्रॉट। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी इसमें कोई हार्म नहीं होता, कोई बिल्डिंग नहीं गिर जाती, कोई इमारतें नहीं गिर जाती, कोई गड्ढे नहीं हो जाते। ओके, अदर बैड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके, फेलियर ऑफ क्रॉप्स, एडवर्स इफेक्ट ऑन मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारी गायें वैसे इसमें डूब के मर जाती हैं इसीलिए। शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इट्स मोर डिमांड, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो होता ही है, जब भी डिजास्टर आएगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डेथ रेट बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी उस जगह की, लो स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगा। स्टेप्स क्या हो सकते हैं इसको हम कम करें। स्टेप्स सबसे बढ़िया स्टेप है इसका कि हम लोग जो है रेनफॉल जितना होता है
तो वाटर का यूसेज जो है वहाँ का उसको हम थोड़ा चेक करें, ज़्यादा वाटर का यूसेज ना करें। ऐसी क्रॉप्स उगाएं जो वाटर ज़्यादा ना लेती हों, वहाँ पे उस जगह पे राइस नहीं उगाना चाहिए हमें। एक्सटेंशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ड्रॉस, इरीगेशन फैसिलिटीज़ जो इसको मिनिमाइज़ करें, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को यूज़ करें। सिंपल सी बात है यहाँ पर। आगे बढ़े अगर हम तो फ्लड डिजास्टर, फ्लड इसका उल्टा हो गया बाढ़ आना। सो बाढ़ आने से क्या होता है आपका अक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर ऑन अ बिग एरिया विच कॉजेज लॉस टू द फ्लड्स लाइव्स एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लड। तो इसमें भी क्या होता है, बाढ़ आने से भी बहुत सारी जो है दिक्कतें आती हैं। आपको पता ही है बाढ़ यहाँ पे आपने देखी भी है कई बार। तो हैवी जब हम एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो जाए, रिवर ओवरफ्लो कर जाए या फिर तूफान आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, डैम के टूट जाना, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है फ्लड आ जाता है। कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड्स, ये आप देख सकते हैं बहुत सिंपल कॉजेज दिए हुए यहाँ पे। लैंडस्लाइड, डैम्स का फट जाना, क्योंकि डैम्स क्या करते हैं पानी रोक के रखते हैं, अगर वो फट जाएंगे तो उनका पानी बहुत जल्दी से जो है वो नीचे आ जाएगा। कॉजेज क्या होते हैं फ्लड, कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड, तो कॉजेज जो कि फ्लड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें क्या क्या हो सकता है हमारा, जैसे कि इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड देयर आर ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटीज, देयरफॉर फ्लड आर कॉमन फ्यूचर। 80% of the total rains of the country are from monsoon. Shortage or excess of monsoon results in either drought or flood. तो कभी ज़्यादा पानी गिर गया तो फ्लड आ गया, कम पानी गिर रहा है ड्रॉट आ रहा है। मेन रीजंस ऑफ फ्लड इन इंडिया, लीकेजेस और क्रैक्स ऑफ बर्न्स, डैम एक्सेट्रा। तो ये जो बर्न्स और डैम्स का फटने से सबसे ज़्यादा इंडिया में फ्लड आते हैं। एंड रीइक्सेसिंग वाटर फ्रॉम द बराजेस, द डेंजर ऑफ फ्लड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज of defective construction of burns, old dams. The water that are flowing from Himalayan rivers bring them large quantity of soil and this is deposited on the land. देखिए सबसे मैं आपको मुख्य कारण फटाफट समझा देता हूँ, इतना हम क्या पढ़े। फ्लड आने का सबसे ज़्यादा जो एक मुख्य कारण हो गया आजकल, जैसे कि मान लीजिए जो रिवर्स है इंडिया की, वो कहाँ से होती हुई आती है, वो होती हुई आती है हिमालयाज से। हिमालयाज में ज़्यादातर जो होता है लैंडस्लाइड होती रहती है, लैंडस्लाइड होती रहती है। तो लैंडस्लाइड होने से क्या होगा, तो रॉक्स जो सॉइल होगा जो हिमालय से टूट के गिरेगा, वो गिरेगा कहाँ पर, रिवर्स में। ये रिवर्स में गिरेगा तो रिवर का जो रिवर बेड होता है, जो रिवर का नीचे का इलाका होता है, वो उसमें भराव होता जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी और जो पत्थर है वो भरते चले जाएंगे। तो रिवर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो वाटर जब रिवर में बढ़ जाएगा मानसून के टाइम में, तो वाटर जो है ओवरफ्लो कर जाएगा, यहाँ से बैंक से बाहर आ जाएगा। ओके, जब भी वाटर ओवरफ्लो कर जाता है तो जो आसपास के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फ्लड आ जाता है। इससे बचने का तरीका मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। इसको अगर हमें कम करना है तो ये जो हमें ड्रेजिंग करनी पड़ती है। ड्रेजिंग का मतलब होता है रिवर को थोड़ा खोद के जो भर गया है सैंड सॉइल के नीचे, उसको बाहर निकाल दो खोद के। ओके, तो रिवर का जो कैरिंग कैपेसिटी वाटर वो बढ़ जाएगी अपने आप, फ्लड उस एरिया पे नहीं आएंगे। इफेक्ट ऑफ फ्लड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बहुत सिंपल इफेक्ट्स हैं। फिजिकल हार्म होता है, डेथ इन पब्लिक हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो भी पानी होता है पर्टिकुलर एरिया का वो बहुत गंदा हो जाता है, तो उसको पानी का हम पी नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते। हिंड्रेंसेस इन वाटर सप्लाई, वही बात। क्रॉप्स एंड फूड सप्लाई, जो क्रॉप्स होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। फूड सप्लाई बहुत असर पड़ता है। चेंज इन सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत हद तक ख़राब कर देता है फ्लड। फ्लड प्रोन एरियाज इंडिया में देख लीजिए बिल्कुल उल्टे हैं उसके, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। कुछ एरिया केरला के, यहाँ पर कुछ एरिया आंध्र प्रदेश के, फिर ये वो एरियाज हैं जहाँ पर गंगा और ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। स्टेप्स टू मिनिमाइज, देख सकते हैं हम लोग कि मैनी रिजर्वायर्स कैन बी मेड ऑन द अपर एरियाज ऑफ द रिवर। तो रिजर्वायर्स क्या होता है, मान लीजिए एक रिवर फ्लो कर रही है। ओके, मान लीजिए एक रिवर फ्लो कर रही है, आपने क्या किया, इस रिवर का थोड़ा सा ऐसा गैप बनाया। ओके, और यहाँ तक आपने जो थोड़ा एक्सेस पानी था उसको आपने छोटी सी रिवर में, छोटी सी लेक में आपने रिजर्व कर लिया। ऐसे करके बहुत सारे रिजर्वायर्स बन सकते हैं रिवर्स में। इससे क्या होगा, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे पानी मिल जाएगा, एक स्थिर पानी, और जो पानी एक्सेस वाटर है फ्लड का वो भी यहाँ पर जो है उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। और भी हो सकता है जैसे कि स्मॉल डैम्स बना लीजिए आप। स्मॉल डैम बड़े बनाने में दिक्कत होती है। इन द प्लेन्स वाटर कैन बी स्टोर्ड इन रिजर्वायर्स, वही बात है। टोटल और पार्शियल रिहेबिलिटेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू द पीपल, जब लोग जो हैं अगर उस रिवर के आसपास ज़्यादा न रहें तो बेहतर होगा, कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो डिजास्टर होने की जो कंडीशन है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अर्थक्वेक सिंपल सा बात है। अर्थक्वेक जो वर्ड है वही खुद बोलता है, अर्थक्वेक मतलब अर्थ का हिलना, ऐसा एब्रेटली। ये क्यों होता है, क्योंकि जब अर्थ की दो टेक्टोनिक प्लेट्स, हमने प्लेट्स की बात की हुई है शायद पहले भी, हमारा जो क्रस्ट होता है वो प्लेट्स से बना होता है, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं उसके अंदर। तो जब दो प्लेट्स टकराती हैं, ओके, मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, जब ये टकराएंगी तो इनके टकराने से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। ओके, ये वाइब्रेशन जब हमारे अर्थ की सरफेस पर आते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये अर्थ की सरफेस है, जहाँ जब ये भी वाइब्रेशन यहाँ आते हैं तो अर्थक्वेक आ जाता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ओके, और जहाँ से ये बिल्कुल स्टार्ट हुआ था इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। सिंपल भाषा समझा दिया मैंने आपको यहाँ पर।
अर्थक्वेक को नापने के लिए हम जो यूज़ करते हैं मेजरमेंट, वो होता है हमारा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इसकी मेजरमेंट नापते हैं, कितने डिग्री तक आया। 0 से लेकर 9 तक जो है इस पर बना रहता है। जितना ज़्यादा इस पर स्केल होगा उतना ज़्यादा अर्थक्वेक खतरनाक आया होगा। जैसे भी नेपाल की बात करें, नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था डेट वॉज अराउंड 9 थी, अराउंड 8 और 9, तो बहुत ही हाई अर्थक्वेक था वो। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ कौन कौन से इंडिया में, तो हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़, मोर अर्थक्वेक प्रोन एरिया, मतलब ऐसे करके जो बांट दिया गया है कि कहीं कहीं पर, क्योंकि अर्थक्वेक क्या होता है वाइब्रेशन से ही है, तो जिस एरिया पे ये फोकस होगा उसका वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो फोकस से एरिया थोड़ा दूर होगा वहाँ पे कम होता चला जाएगा इसका इफेक्ट। सबसे ज़्यादा जो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं इंडिया के, वो हिमालयाज़, क्योंकि हिमालयाज़ जो है पूरा ये 2 प्लेट्स की बाउंड्री पे बना हुआ है। ओके, हिमालयाज़ के इस तरफ जो है आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है और इस तरफ जो है यूरेशियन प्लेट आती है। 2 प्लेट्स के टकराने से ही तो ये माउंटेन बने थे हिमालयाज़। तो ये जो प्लेट्स की छोटा मोटा पार्ट जो टकराता रहता है थोड़ी देर के लिए, तो दैट कॉजेस अर्थक्वेक्स इन दिस एरियाज। तो ये आप देख सकते हैं नॉर्थर्न एरिया इंडिया के, एक ही गुजरात का कच्छ का एरिया जहाँ पे 3 अलग अलग प्लेट्स मिलती हैं। सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, तो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अर्थक्वेक के, किसी के फिजिकल लॉस, किसी के का डेथ हो जाना, किसी की घर गिर जाना, किसी की प्रॉपर्टी ख़राब होना, loss of lives and other creatures, effects on public health, water supply is affected, construction in the transport network, obstruction in the electricity supply, communication network, क्योंकि सारे टावर जो होते हैं बिजली के या कम्युनिकेशन सब गिर जाते हैं तो उनमें भी जो है काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मेजर्स टू मिनिमाइज द इल इफेक्ट, तो इसका इफेक्ट को कम कैसे किया जाए, ख़त्म तो हम लोग नहीं कर सकते, वी जस्ट कैन मिनिमाइज दिस इफेक्ट। तो कम करने के लिए वी कैन डिज़ाइन हाउसेज विच आर अर्थक्वेक प्रोन। अब देखिए ऐसे घर बनने लग गए, मैं आपको बताऊँ कैसे। जैसे आपको मान लीजिए पता आपको एरिया कि आपके एरिया में अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, तो वहाँ पे लोग कैसे बनाते हैं अपने घर। जैसे मान लीजिए आपका हाउस है, तो हाउस के नीचे पहले ये लोग गड्ढा करते हैं और हाउस को जो है ये लोग टिकाते हैं कुछ स्प्रिंग्स के ऊपर। ओके, कुछ स्प्रिंग्स जो है हाउस से ऐसे करंट करती जाते हैं नीचे से। ये भी एक तरीका है अर्थक्वेक प्रोन घर बनाने का, अब जो आया है नया। तो जब भी अर्थक्वेक आता है, घर हिलता है, तो पूरा जो प्रेशर होता है घर हिलने का, जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो ये स्प्रिंग्स जो है सह जाते हैं। जैसे आपकी बाइक में जो वाइब्रेशंस होते हैं, जब बाइक ऊपर नीचे होती है तो पूरे जो झटके हैं वो स्प्रिंग से जाते हैं। तो बड़े बड़े स्प्रिंग लगाने का तरीका है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैं आपको किसे बताऊँ, चलिए ये तरीका आपने समझ लिया, बहुत है। द इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो हैज़ पब्लिश बिल्डिंग कोड, तो बिल्डिंग कोड्स बनेगा कि बिल्डिंग्स जो है कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस पे बनेंगी, क्योंकि बिल्डिंग्स गिरती है तभी तो इंसान मरता है। If suitable measures have not been adopted for protection from earthquake in the existing building like hospital, school, fire station, etc., then such measures will be taken well in advance. आगे बात करें हम लोग तो लैंडस्लाइड्स क्या होती है। लैंडस्लाइड का सिंपल सा मीनिंग होता है कि मान लीजिए एक पहाड़ है, ओके, पहाड़ पे अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक आने से क्या होता है, जो यहाँ पे जो उसकी रॉक्स होती हैं या कुछ सॉइल होता है वो बहुत एब्रप्टली या बहुत स्पीड से नीचे गिरता है। तो जो लोग को भी यहाँ पे रहते होंगे, नीचे इनका घर होगा, उनके ऊपर ये बरसात हो जाएगी पत्थरों की। ओके, यहाँ जो भी हाईवे जा रहा होगा या कोई भी रिवर जा रही होगी तो ये लैंडस्लाइड जो है पथ गिरेगा, तो लोगों की डेथ के खतरे बढ़ जाते हैं उससे। आगे बढ़े हम लोग तो कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड क्या क्या होते हैं। तो अल्थॉट लैंडस्लाइड्स हैपन ग्रेजुअली बट सडन लैंडस्लाइड विदाउट प्रायर इंडिकेशन में ऑल्सो अकर। देयर आर नो डेफिनेट प्रायर इंडिकेशन ऑफ द लैंडस्लाइड, कोई ऐसा बता के नहीं आती है, अपने आप थोड़ी सी पहाड़ में गिरने लग जाता है ऊपर से। Therefore, it is difficult to make forecast of landslide. The high landslide prone areas are identified on the basis of information study of geology. सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड मुझे बताइए किस एरिया में आते होंगे। सिंपल सी बात है, उन एरियाज़ में आएंगे जो आपके माउंटेन एरियाज़ हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा आएंगे। तो उन माउंटेन एरियाज़ के पास अगर आपने रोड बना दिया है, अगर आपने अपने घर बना लिए हैं, तो इससे जो है वो वाला एरिया और ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन हो जाता है। एरियाज ऑफ मैक्सिमम लैंडस्लाइड प्रोन एरिया जो है इंडिया में, वो देख लीजिए आप। न्यू एंड अनस्टेबल हिमालयन रेंजेस, सबसे ज़्यादा हिमालयाज़ में आते हैं ये। फिर अंडमान निकोबार में थोड़े पहाड़ी इलाके हैं। एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट खुद एक पहाड़ हैं। नीलगिरी एंड मैक्सिमम रेंज। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज अर्थक्वेक प्रोन एरिया, जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आता है, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तभी तो ज़मीन हिलेगी। तो कुछ हाई अर्थ लैंडस्लाइड वाले एरियाज थे ये। कुछ मीडियम लैंडस्लाइड वाले एरिया भी होते हैं जहाँ छोटे मोटे पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया में, जैसे कि ये मध्य प्रदेश के कुछ पहाड़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, जहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं, छोटे मोटे पहाड़ हैं। इसीलिए इफेक्ट्स क्या होंगे लैंडस्लाइड के, वही इफेक्ट्स जो लगभग हर डिजास्टर के, जैसे कि फिजिकल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये 2 कॉज तो लगभग हर डिजास्टर में आप लोग चिपका सकते हैं। मेजर्स टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड, मेजर्स क्या हो सकते हैं लैंडस्लाइड से बचने के। सिंपल सा मेजर है हर डिजास्टर से बचने का, कि आपको पता है कि वहाँ पर डिजास्टर आते रहते हैं, लैंडस्लाइड आती है, अर्थक्वेक आती है, वहाँ पे रहो ही मत।
ओके, वो एरिया खाली कर दो, कहीं और जाके रहो, सबसे बढ़िया तो ये एक मेजर हो सकता है। और उन्होंने क्या दे रखे हैं, जैसे कि बिग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ना करें, ओके, ज़्यादा बड़ी बड़ी कोई इमारतें, ज़्यादा बड़े बड़े रोड्स ना बनाएं हिली एरियाज़ में। नेचुरल वेजिटेशन जो है उसको इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है, ये जो सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड जो आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमने जो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर दिया है। ओके, मान लीजिए एक पहाड़ है, पहाड़ पे मान लीजिए पेड़ हैं बहुत सारे लगे हुए। ओके, तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ की रूट जो होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, इससे मतलब सॉइल को जो ये लोग कैप्चर करके रखती हैं, क्योंकि ये जो रूट्स होती है सॉइल के अंदर दबी होती हैं। तो जब ये अर्थक्वेक आएगा तभी सॉइल चाहेगा कि निकल के बाहर गिरे, ओके, पर ये ज़्यादा निकल के बाहर गिर नहीं पाएगा क्योंकि पेड़ों ने इसको जो सॉइल को पकड़ के रखा है। अब मान लीजिए इसी जगह एक ऐसा पहाड़ है, ओके, इस पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है, कोई पेड़ वेड़ नहीं है, अर्थक्वेक आया तो इसकी जो मिट्टी है वो नीचे आराम से गिर जाएगी, जो ये रॉक्स हैं, जो सॉइल है उसका, तो लैंडस्लाइड्स बढ़ जाते हैं जब नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कम हो जाता है। और बात करें हम लोग तो सुनामी, नेक्स्ट है सुनामी। तो सुनामी क्या होता है, तो अर्थक्वेक eruption from a volcanic cause a sudden disturbance in the waves of the ocean causing abrupt displacement of oceanic water। तो देखिए जब ये अर्थक्वेक जो है जब वो ओशन के अंदर आते हैं तब ओशंस का पानी में जो है वाइब्रेशंस होते हैं, तब ओशन का पानी जो है बहुत तेज़ी से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है उस पर्टिकुलर एरिया से, और जो भी आसपास लैंड के एरिया होते हैं, जब भी आइलैंड होता है, पूरा का पूरा पानी वहाँ चला जाता है, तो वहाँ पर सुनामी आ जाती है। इसके और भी कारण हो सकता है, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, मान लीजिए वॉल्केनो का लावा बहुत सारा फट के कहाँ गिरा है, ओशन में गिरा है, तो ओशन का वाटर लेवल बढ़ जाएगा और कहाँ चला जाएगा, आसपास के किसी आइलैंड में। ऐसा देखिए हुआ था जापान में भी। ओके, जापान का सबसे फ्रेश एग्जांपल है सुनामी का। जापान में क्या हुआ था, जापान के आसपास जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो पैसिफिक ओशन में आया अर्थक्वेक, ठीक है, जब आसपास ओशन था उसका वाटर लेवल बढ़ा, बढ़ते बढ़ते वाटर लेवल पहुँच गया कहाँ, जापान। तो जापान में उससे जो है बहुत हद तक फ्लड आ गए, बहुत हद तक जो है ये पानी घुसता चला गया लोगों के घर में, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सुनामी। कॉजेज ऑफ सुनामी, देखिए सुनामी और फ्लड में एक अंतर ये है कि फ्लड्स जो आते हैं वो कभी ओशन का पानी से नहीं आते हैं, वो आते हैं रिवर के पानी से ज़्यादातर, ठीक है, जब रिवर का पानी ओवरफ्लो कर जाए। पर जब ओशन के पानी से आपके यहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं तो उसको सुनामी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि सुनामी में जो है जो पानी का लेवल है 15 मीटर तक ऊपर आ जाता है, काफ़ी ऊपर लेवल हो जाता है पानी का। फ्लड्स में इतना लेवल नहीं होता। सुनामी प्रोन एरियाज़ कौन से हो सकते हैं, जितने कोस्टल एरियाज़ हैं, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ सीधे समुद्र से लगते हैं, जैसे कि आपके अलास्का हुआ, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, और इंडियन ओशन में म्यांमार, श्रीलंका और इंडिया में भी ये सुनामी आती रहती है। इफेक्ट्स ऑफ सुनामी, इफेक्ट सुनामी के बिल्कुल वही है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड जो भी आप बोल सकते हैं लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है इससे, एंड और भी आप बोल सकते हैं। मेजर्स क्या हो सकते हैं इससे बचने के लिए, मेजर सबसे बड़ा मेजर मैंने आपको बता दिया, यही जगह खाली कर दो। और मेजर्स क्या दिए यहाँ पर, एज ऑलरेडी सेड इट इज़ वेरी सीवियर डिजास्टर विच ऑकर रैपिडली कॉजिंग अ हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी and the whole social fabric is disturbed by developing a system of tsunami warning system। ओके, एक सुनामी वार्निंग सिस्टम बन सकता है, जैसे कि आपको पता चल गया कि अर्थक्वेक मेजर आपने कर लिया है कि अर्थक्वेक आया हुआ है कहाँ पर, एक ओशन में, तो आप लोग जो है इससे पहले ही वार्न होकर जो एरिया है आसपास कोस्टल एरियाज़ को खाली कर सकते हैं पहले ही। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैन मेड डिजास्टर्स पर। ऐसे डिजास्टर जो इंसान बनाता है, जैसे कि एटॉमिक बम फोड़ना, जो कि जापान में फोड़ा गया था। एटॉमिक बम से क्या होता है, वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो बम गिरा है वो एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहाँ पे सारे लोग मर जाते हैं ऑलमोस्ट। एक हमारे यहाँ पर बहुत ही फ्रेश केस है, जैसे कि लीकेज ऑफ केमिकल गैस, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी हमारे यहाँ पर, जिसमें जो गैस थी मीथेन साइनाइड गैस जो फटी थी, वो गैस बहुत ही जो है जहरीली गैस होती थी, जिसके नाक में वो गैस घुसी उनको जो है कुछ ना कुछ पर्टिकुलर बीमारी होना शुरू हो गई। ओके, ये आप पढ़ सकते हैं कि 2-3 दिसंबर 1994 को हुआ था ये इंडस्ट्रियल केमिकल ट्रेजेडी, आज तक पूरे दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है ये। एक फुकुयामा भी जगह है, फुकुयामा फुकुशिया शायद लिखा हुआ यहाँ पर, जो कि जापान में, तो जापान में भी जो है हुआ था, वहाँ पर जो केमिकल प्लांट था वो उसमें आग लग गई थी एटॉमिक प्लांट में, तो उससे आसपास का पूरा एरिया जो है फट गया था। तो ये होते रहते हैं आपके, तो इसके इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके इफेक्ट्स तो इतने खतरनाक होते हैं कि सालों तक रहते हैं। देखिए सुनामी का इफेक्ट तो हो सकता है कि आने वाले 5-10 साल में आप वापस ठीक कर लें, बट जब एक एटम बम गिरता है उस पर्टिकुलर एरियाज़ पे तो उसके इफेक्ट 100 साल तक रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जापान का भी एक एग्जाम्पल ये वाला। मेजर्स टू मिनिमाइज इल इफेक्ट को कम करने के लिए सबसे बढ़िया मेजर तो ये कि हम वो करें ही नहीं। जनरल पब्लिक शुड बी एजुकेटेड एज टू हाउ हार्मफुल केमिकल्स शुड बी यूज एंड स्टोर्ड। तो जनरल पब्लिक या लोग जो गवर्नमेंट भी होती हैं उनको केमिकल्स का यूज़ जो है बहुत ही देख के करना चाहिए, लोगों को कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे नहीं करना चाहिए।
ह्यूमन हैबिटेशन रेसिडेंशियल एरिया शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर भी जो एरिया होता है इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे केमिकल प्लांट्स बनते हैं, उससे लोगों के जो एरिया होता है रहने के उनको दूर रखना चाहिए। वार्निंग सिस्टम फॉर फायर, जो फायर लगना, जो बड़ी बड़ी आगे लगना भी जो होता है, ओके, जो इंडस्ट्रीज के कारण लग जाती हैं, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में कहाँ लगी थी, आर्मेनिया में लगी थी शायद, ओके, आर्मेनिया अजरबैजान, कहाँ पे एक जो आग लग गई थी फैक्ट्री में। और भी हो सकता है आपका मैन मेड डिजास्टर, बम एक्सप्लोजन, बम फोड़ना, कहीं भी बम गिरेगा तो सीधी बात है वो एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जनरल ह्यूमन डिजास्टर, जनरल डिजास्टर कैसे हो सकते हैं, फायर, कहीं पे आग लग जाना, फायर लगने से भी लोगों की डेथ होती है। फायर जो है बहुत अलग अलग कारणों से लग सकता है, जैसे कि विंड से, अर्थक्वेक आने से, फ्लड आने से भी जो है ये हो सकता है, इससे भी जो है डेथ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। डोमेस्टिक फायर, किसी के घर का सिलेंडर फट गया, किसी के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, ओके, तो इससे बचने के भी जो है कुछ मेजर हो सकते हैं, जैसे कि बेसिक रूल्स क्या हैं, प्रिवेंट सेफ फ्रॉम फायर एंड एग्जिट डोर्स शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एंड फॉलोड। जो एग्जिट गेट्स होते हैं हमारे पब्लिक एरिया को, सिनेमा हॉल है तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होते हैं, उसका यूज़ करना हमें आना चाहिए। फायर एग्जिट गेट्स होते हैं उनसे हमें उनको पता होना चाहिए हमें। डू नॉट पुट सो मैनी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इन वन सॉकेट, एक ही सॉकेट में बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है उसको अब नहीं लगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाता है इससे। और भी आप जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल से बहुत सारे रीज़न दिए हैं आग लगने के। रोड एंड सेफ्टी अवेयरनेस, रोड भी डिजास्टर सबसे बड़ा डिजास्टर है आज की डेट में, आपको बता दूं मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं हर जगह। ये रोड साइंस जो दिए हुए हैं आप लोग लगभग जानते हैं, बुक में खोल के देख सकते हैं, ओके, ये फॉलोज नहीं करते हैं हम लोग तो मौत होती है। और ये भी दिए बहुत सारे। रेल एक्सीडेंट्स, रेलवे एक्सीडेंट्स भी बहुत आजकल कॉमन हो चुके हैं, रेल एक्सीडेंट्स, प्लेन एक्सीडेंट्स, ये सब जो है बहुत ही कॉमन डिजास्टर्स हो गए हैं आजकल, जिससे लोगों की डेथ होती रहती है। कभी रेल में जो है आप लोग को इनफ्लेमेबल मटेरियल नहीं ले जाना चाहिए, बम जो है रख के नहीं ले जाने चाहिए, उससे ट्रेन में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। वाइल ट्रैवलिंग डू नॉट स्टैंड इन दिस एंट्रेंस गेट, गेट पे खड़े नहीं हो, देखिए ये भी डिज़ास्टर है, देख लीजिए, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर भी जिस भी चीज़ से लोगों की डेथ होती हो डिज़ास्टर है, चाहे वो ट्रेन से गिर के हो जाए या प्लेन फटने से हो जाए, प्लेन हाईजैक होने से हो, ओके, कार के एक्सीडेंट से हो, एवरीथिंग इज़ अ डिज़ास्टर। एपिडेमिक डिजीजेस क्या होता है, हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि अभी कोरोना वायरस इट इज़ ऑल्सो एपिडेमिक, तो ये भी एक एपिडेमिक डिजीज है हमारे लिए। इसके भी कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इसके कॉज हो सकते हैं हमारे जैसे वायरस, कोई वॉर्म, कोई बैक्टीरिया, कोई प्रोटोजोआ, कोई फंगी, ओके, कोई फूड आइटम, कोई मॉस्किटोज, लार्ज क्राउड, ओके, ये सब कारण है किसके, एपिडेमिक फैलने के। एपिडेमिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर, फॉर डिसीज एंड डेथ। एपिडेमिक्स कॉज इकोनॉमिक लॉस होता है, इससे हम देख ही रहे हैं, ये मुझे लगता है पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे होने वाले जितने भी इफेक्ट हैं हम लोग अभी हाल ही फिलहाल में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इससे बचने के मेजर्स भी जो हम लोगों ने देख लिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अगर कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ तो मास्क पहने, ओके, एक हमें हेल्थ फैसिलिटी पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, उसको ठीक करने के लिए ट्रेनिंग जो है स्टाफ को दे के रखनी चाहिए, जैसे कि वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग जो है अभी दी जा रही है बहुत सारे लोगों को, ठीक, कोरोना के वैक्सीन लगाने के लिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया जाए, देखिए कि सब्जेक्ट हो गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत लोगों की जान ऐसे जाती है हर साल, तो इसको मैनेज करने के लिए हमें आना चाहिए। तो लोगों में, जिसको सिंपल सी बात है, जो भी लोग रहते हैं उनको कुछ ना कुछ जो है इसको बचने के लिए लोगों को एजुकेट करना, ट्रेन करना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे कि बात की जाती है कि भोपाल ग्रेस हाजरी में यहाँ जब भी कोई कभी गैस का हमला हो या कभी भी ऐसा कुछ हो कि मतलब हमें सूंघने से, हमारे सांस लेने से हम मर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप एक रुमाल लीजिए या कपड़ा लीजिए, उसको हल्का गीला कीजिए, उसको मुँह पे लगा लीजिए, जो भी कण होंगे या जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में होते हैं वो हमारे नाक में नहीं घुसेंगे, वो वहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स में फंस जाएंगे। मेन स्टेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो मेन स्टेजेस यही हो सकते हैं जैसे कि आप लोग एडवांस में प्रिपेयर रहें, एक्शन एट अ टाइम डिज़ास्टर, जब डिज़ास्टर आए तो उस समय एक्शन लें, राइट एक्शन, टू रिस्टोर नॉर्मलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, प्लान फॉर प्रिवेंशन ऑफ द रिकरेंस ऑफ द डिज़ास्टर एंड मिनिमाइज द इल इफेक्ट। तो डिज़ास्टर से हम बच तो नहीं सकते हैं कई बार नेचुरल डिज़ास्टर से, पर उसका इल इफेक्ट को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्रॉपर वार्निंग सिस्टम लगा के, लोगों को मॉक ड्रिल दे के, पहले तो स्कूल में मॉक ड्रिल भी होती थी, मुझे याद है, अर्थक्वेक आए तो आपको क्या करना चाहिए, टेबल के नीचे छुप जाओ, किसी एक हार्ड सॉलिड चीज़, टेबल हुआ, डाइनिंग टेबल हुआ, चेयर हुआ, उसके नीचे छुप जाना चाहिए आपको, ओके। सो इन द लास्ट, ठीक है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं आराम से, कोई भी चीज़ में कोई वाईफाई चीज़ नहीं है, बस कैसे हम लोगों को डिजास्टर से बचना चाहिए, कम्युनिटी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और क्या करना चाहिए, रिस्की एरिया से दूर रहें, लैंड का सही यूज़ करें, पानी का सही यूज़ करें, बस वही लिखा हुआ है यहाँ पर।
ओके तो बहुत सिंपल चैप्टर था नेचुरल डिजास्टर, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 8th क्लास की वीडियो में भी है ये चैप्टर, चाहे तो वहाँ से असिस्टेंस ले सकते हैं, सिंपल सा चैप्टर है। ओके इन द लास्ट, थैंक यू।